नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संघ और राज्य क्षेत्र का। दोस्तों आज हम बात करेंगे भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे भारतीय संविधान का पहला भाग यहीं से शुरू होता है, इसीलिए इसे अच्छे ढंग से समझिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर आगे का कॉन्सेप्ट आप मिस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमारा देखिए कह रहा है हेडिंग ही कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि संविधान में कहाँ वर्णित है, भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित है। ठीक है, बारी बारी करके हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों अनुच्छेद को समझेंगे अच्छे से। पहला अनुच्छेद देखिए क्या कह रहा है। पहले अनुच्छेद में नाम की बात की गई है, ठीक है, और फिर कह रहा है कि राज पद्धति, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं, अधिग्रहित किए जा सकते हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, जैसे पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है नाम। तो हमारे जो है भारतीय संविधान में जो मूल नाम इंगित किया गया है इस देश का, वह है इंडिया। इंडिया यानी कि भारत। तो शुरुआत में क्या हुआ था, जब देश का संविधान बनाया जा रहा था तो कई जो है संविधान सभा के सदस्यों का ये मानना था कि इस देश का नाम भारत ही रहा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पारंपरिक रूप से जो पहले से हमारा नाम बना आ रहा है भारत, वही रहने दो। ठीक है, मतलब कुछ लोग पारंपरिक चीज़ों को ध्यान में रखते भारत नाम को ही कह रहे थे ठीक नाम है, लेकिन कुछ जो ऐसे सदस्य थे जो मॉडर्न चीज़ों से ज़्यादा मेल जोल खाते थे या मॉडर्न चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते थे, ऐसे लोगों का मानना था कि नहीं, इंडिया नाम ही ठीक ठाक है, यही रहने दो। तो भाई संविधान में ऐसा कुछ वर्णित किया गया कि इंडिया यानी कि भारत। ठीक है, मेन इंडिया ही रहेगा, इसका अर्थ ये होगा कि यह भारत है। ठीक है, इसीलिए इंडिया जो है मेन नाम दिया गया, जो कि भारत है, इंडिया यानी भारत। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फिगर दिया है कि कुछ लोगों यानी कि अधिकांश लोगों का मानना क्या था कि इंडिया नाम होना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना था भारत नाम होना चाहिए। जैसे कि सरदार पटेल, ये लोग पारंपरिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसीलिए उन लोगों का मानना था कि भारत रहना चाहिए। जैसे नेहरू जी जो है पाश्चात्य चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उनका मानना था कि इंडिया ही रहने दो, नाम में क्या रखा हुआ है, ठीक है, दोनों ही नाम ठीक है, इसीलिए उनका मानना था कि इंडिया ही रहने दो। तो ये तो था पहला अनुच्छेद 1 में जो 3 चीज़ों का वर्णन दिया गया, उसमें पहला था नाम। तो इंडिया यानी कि भारत, इस नाम से संबोधन किया गया। दूसरा कह रहा है कि राज पद्धति का प्रकार कैसा होना चाहिए, तो इसे समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज पद्धति का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिटी, यहाँ पे किस प्रकार का पॉलिटिक्स होना चाहिए, राज पद्धति कैसी होनी चाहिए, इसे समझते हैं कि हमारे देश में क्या है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, और यह संघीय व्यवस्था जो अगर ठीक से देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में भी देखा जाता है कि अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन वहाँ के संघीय व्यवस्था और यहाँ के संघीय व्यवस्था में दोनों में अंतर है। अंतर देखिए, जैसे वहाँ पर क्या है कि सभी स्टेट जो है एक एग्रीमेंट की तरह लगे बंधे हुए हैं, सभी राज्यों ने मिलकर ना एक अपना संघ मान लिया है। ठीक है, इसीलिए हम उसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएसए यानी अमेरिका। सभी राज्यों ने मिलकर एक संघ मान लिया है। ठीक है, और उसके तहत क्या है कि ये राज्य जो है वहाँ पर अमेरिका वाले संघ और राज्य दोनों को ही कानूनी अधिकार बराबर दिया गया है। अगर अमेरिका का राज्य चाहे तो अमेरिका से स्वतंत्र होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन हमारे संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। हमारे संघीय व्यवस्था में कह रहा है किसी भी हाल में भारत से, ठीक है, भारत संघ से जो है कोई भी राज्य, ठीक है, किसी भी हाल में भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, यानी कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता, वो भारत का ही पार्ट रहेगा, भारत का ही भाग बन के रहेगा। इसीलिए वहां पर फेडरेशन की बात की गई है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है अमेरिका में, और हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, इसीलिए राज पद्धति के प्रकार को इससे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं आप लोग। अगला देखिए सी, तीसरा जो है यानी अनुच्छेद 1 का तीसरा यानी सी पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि आज़ादी के बाद जो है कई विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया है, जैसे इसमें
दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम, ऐसे कई क्षेत्र हैं। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम इत्यादि, ये कहीं ना कहीं विदेशी क्षेत्र ही थे। गोवा, जैसे गोवा ये जो है पुर्तगालियों का कब्जा था, तो विदेशी क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों को भी भारत सरकार अधिग्रहित कर सकता है। ऐसे क्षेत्रों का भी वर्णन किया गया था अनुच्छेद 1 में। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 2 को समझते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद देखिए 2 में क्या कह रहा है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा जो वो ठीक समझे, वह विधि द्वारा जो है जो वो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या गठन, यहां ध्यान देना है कि प्रवेश या गठन कर सकता है। ये किसके पास ये शक्ति प्राप्त है? ये संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है कि वो विधि द्वारा कार्य करेगा। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सिक्किम 26 अप्रैल 1975 में इसको 22वां राज्य बनाया गया था भारत का। काफी महत्वपूर्ण है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है कि सिक्किम कैवा राज्य बना था भारत का, तो 22वां। किस वर्ष जो है उसे भारत में विलय किया गया था उसका, तो 1975 में 26 तारीख को, यानी 26 अप्रैल को। इसके बाद जैसे एक कंडीशन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली अर्ध राज्य का उदाहरण है, पूर्ण राज्य नहीं है, यानी अभी भी वहां पावर जो है ना, ज्यादातर सीएम से ज्यादा पावर वहां पर जो है वहां के उपराज्यपाल के पास है। यानी कि सीएम केजरीवाल है वहां के, अरविंद केजरीवाल, उनसे ज्यादा पावर जो है अनिल बैजल, जो कि वहां के उपराज्यपाल है, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना हो तो संसद क्या करेगी? संसद अनुच्छेद 2 के तहत ये कर सकती है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दे सकती है, हालांकि देगी नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए तीसरा काफी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में देखिए क्या क्या बातें की गई है। कह रहा है अनुच्छेद 3 कह रहा है उन राज्यों की बात करता है जो पहले से ही भारत राज्य संघ के भाग हैं, जो पहले से ही हैं, ऑलरेडी भारत के स्टेट हैं। जैसे कह रहा है उनमें वो क्या कर सकता है? नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, नए राज्यों में हम उदाहरण ले सकते हैं अभी हाल फिलहाल का। लेटेस्ट उदाहरण हम किसे लेंगे जो नए राज्य का उदाहरण हुआ है? 2014 में दोस्तों आप लोग को याद होगा कि आंध्र प्रदेश से ही एक नया क्षेत्र निकला था जिसका नाम क्या था? तेलंगाना। ठीक है, ये याद रख सकते हैं हम। तो क्या भारतीय संसद को अधिकार है? बिल्कुल है। देख सकते हैं कि नए राज्यों का गठन कर सकती है। 2014 में उसने तेलंगाना बना दिया। फिर कह रहा है किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। किसी भी राज्य का जो है क्षेत्र संसद चाहे तो बढ़ा सकती है या घटा सकती है, ये भी पावर है। इसके बाद उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ये शक्ति भी जो है संसद के पास प्राप्त है। साथ ही अगर वह चाहे तो राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, ये भी पावर है किसके पास? संसद के पास ये पावर है। तो ये अनुच्छेद 3 यानी उन राज्यों की बात करता है जो पहले से ही भारत राज्य संघ में शामिल है। चाहे तो उन राज्यों में संसद चाहे तो उसी राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बना दे, या उस राज्य के क्षेत्र की सीमा को कम कर दे या सीमा बढ़ा दे, नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। ये सारी चीजों का पावर जो है यानी अधिकार जो है संसद के पास प्राप्त है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है अनुच्छेद 4। इसको अच्छे से समझ लीजिए, अनुच्छेद 4 क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है अनुच्छेद 4 की अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद देखिए 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 अभी जो हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है, संसद को जो शक्तियां प्राप्त थी, है ना, अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी विधि निर्माण हेतु अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान में क्या है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। और अगर संसद आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई काम करता है तो उसे जरूरी नहीं कि वो संविधान में अनुच्छेद 368 में जाके संशोधन करके वो कार्य करे, नहीं, वो डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अपना काम कर सकती है। सदन में जाएगी और सदन में जाने के बाद साधारण बहुमत द्वारा कार्य कर सकती है। इसके लिए कोई विशेष संशोधन की जरूरत नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी विधि निर्माण हेतु अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। तो ये अनुच्छेद 4 था। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स कि जब देश आजाद हो रहा था, भारत शासन अधिनियम 1947 की बात कर रहा हूं, जब देश आजाद हो रहा था तो आप लोगों ने दोस्तों अच्छे से पढ़ा होगा कि 2 अधिराज्यों की बात की गई थी, यानी 2 डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी कि एक
पाकिस्तान बनेगा और एक भारत बनेगा। ठीक है, ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आगे का टॉपिक जो है राज्यों का उदय यानी राज्यों का जो गठन टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में भी इसे जान सकते हैं। कह रहा है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम कितना 1947, 2 अधिराज्यों यानी 2 अधिराज्यों की स्वतंत्रता की बात की गई, एक पाकिस्तान दूसरा भारत। तो पाकिस्तान का डेट आपको पता है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अपना भारत 1947 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र हुआ। इसके अलावा इसमें देखिए इस महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से समझिए। कह रहा है कि इसके तहत कुछ ब्रिटिश प्रांत, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत सभी एक थे और जितने भी प्रांत थे चाहे वो भारत के अभी विभिन्न राज्य हों, उस समय जितने प्रांत थे और उस समय पाकिस्तान में जितने प्रांत थे सभी तो ब्रिटिश प्रांत ही कहलाते थे। तो जो पश्चिमी क्षेत्र का इलाका था और जो बांग्लादेश वाला इलाका था, तो कुछ प्रांतों को देकर उधर पश्चिम में पाकिस्तान एक बना दिया गया, उधर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जो कि 1971 में बांग्लादेश बनेगा, उधर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया और मध्य में बीच में जो है कई प्रांतों को मिलाकर एक भारत संघ का निर्माण करने का बात किया गया। इसमें लेकिन सिस्टम ये था कि ब्रिटिश प्रांत तो चलो कुछ पाकिस्तान में चले गए और कुछ भारत में आ गए, लेकिन जो देसी रियासत थे, जो उस समय देसी रियासत टोटल 552 थे, इन देसी रियासतों में कहा गया कि भाई ऐसा है, उन्हें 3 विकल्प दिए जाएंगे, या तो वो भारत में शामिल हो, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो, और या तो वो स्वतंत्र है। तो 3 प्रकार के विकल्प की बात की गई थी। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया, कहा गया या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र हो। तो कुल थे कितने भाई, 552 की बात कर रहा है, यानी कुल 552 रियासतें थी, लेकिन कह रहा है जिनमें 3 रियासत भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। इन तीनों रियासतों के बारे में जरा देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। तीनों रियासत में पहला रियासत आता है अपना हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद जो कि अभी भारत का पार्ट है, लेकिन यूं ही नहीं भारत को जो है मतलब यूं ही नहीं हैदराबाद को भारत का पार्ट बना लिया गया, बहुत ही संघर्ष रहा इसमें भी, है ना। तो उस समय वहां के जो निजाम थे उनका नाम था ओस्मान अली खान आसिफ। ठीक है, ये पूरा नाम है उनका। और निजाम ने एक पर्सनल सेना बना के रखी थी अपनी। ठीक है, और उनकी सेना का नाम था रजाकार। ठीक है, देख रहे हैं उनकी सेना का नाम रजाकार। भाई निजाम का कहना था कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर साठगांठ जो है उसका पाकिस्तान के साथ था। कुछ समय बीता, है ना, सन 1948 का समय आ चुका था। खबरें ये आने लगी कि भाई हैदराबाद जो है अंदर ही अंदर पाकिस्तान से हथियार खरीदने की भी बात कर रहा है। अब ये बात पटेल साहब को भी पता चली। पटेल साहब दौड़े दौड़े गए, एकदम लॉर्ड माउंटबेटन से बात किया उन्होंने, कहा भाई हैदराबाद को अंदर में लेना बहुत ज़रूरी हो गया। तो माउंटबेटन साहब ने उन्हें कहा कि भाई इस जगह थोड़ा आपको धैर्य से काम लेना होगा, है ना, धैर्य से काम लेना होगा, बलपूर्वक कार्य नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा वरना। पटेल साहब ने बहुत धैर्य दिखाया, लेकिन हैदराबाद कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हैदराबाद का भी कंडीशन कुछ वैसा ही था। हैदराबाद पूरा अड़ा हुआ था कि नहीं जाएंगे भारत में। अंततः जो है पटेल साहब को निर्णय लेना पड़ा और भारतीय सेना को भेजना पड़ा, और भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन किया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और पोलो नाम देने के भी पीछे एक हिस्ट्री है। उस समय हैदराबाद में जैसे विश्व में बहुत सारे पोलो के मैदान थे, हैदराबाद में भी बहुत सारे पोलो के मैदान थे, इसीलिए कोडवर्ड दिया गया कि ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 1948 को। भारतीय सेना को लगभग 5 दिन लगा समय, लेकिन हैदराबाद को पूरी तरीके से घेर के अपने कब्जे में ले लिया गया और आज हैदराबाद भारतीय पार्ट है, यानी भारतीय भाग है। और दोस्तों इसके ऊपर एक लाइन बता दूं, लॉर्ड माउंटबेटन से जब गए थे मिलने के लिए सरदार पटेल साहब, तो उन्होंने कहा था कि अगर हैदराबाद को भारत में नहीं मिलाया गया तो ये आगे चल के भारत के पेट में कैंसर के समान हो जाएगा।
जाएगा, इसीलिए इसको भारतीय भाग बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं। कह रहे निजाम की सेना रजाकार, ऑपरेशन पोलो जो कि 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ, 5 दिनों तक चला, यानी कि 13 में 5 जोड़ दीजिए, ठीक है, 5 दिनों तक ये चला। और अगला जो केस आ रहा था वो अगला केस था जूनागढ़ का। ठीक है, जूनागढ़ को समझते हैं। जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका नाम था महावत खान, और उनके जो सलाहकार थे उनका नाम था शहनवाज भुट्टो। अब ये भुट्टो नाम, ये नाम ठीक से स्मरण कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसका इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये शहनवाज भुट्टो जो है ये किसका दादा था? ये बेनज़ीर भुट्टो का। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, बेनज़ीर भुट्टो, उसके दादा थे ये शहनवाज भुट्टो, और उस समय जूनागढ़ के नवाब के ये सलाहकार थे। ठीक है, कह सकते हैं ऐसे सलाहकार थे जो वजीर से भी ज़्यादा पावर रख रहे थे। और उस समय शहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के नवाब महावत खां का जो भी कान भरा हो, लेकिन जूनागढ़ के जो महावत खां थे वो सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में पटेल साहब से मिलना ही नहीं चाहते थे कि नहीं भाई हमें मिलना ही नहीं है, जो भी बात करना आप मेरे सलाहकार से बात कीजिए, शहनवाज भुट्टो से बात कीजिए। पटेल साहब के साथ जो है थोड़ी बेअदबी से भी पेश आए शहनवाज भुट्टो। पटेल साहब ने बड़े पेशेंस से काम लिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जूनागढ़ और जो जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, तीसरा यही है, जूनागढ़ के बाद जम्मू कश्मीर, इन दोनों में एक ऐसा कॉमन बात था जो सरदार पटेल अच्छे से समझ रहे थे। वो केस क्या था उसे समझिए। जूनागढ़ में क्या था, लगभग 70% आबादी हिंदुओं की थी। ठीक है, लेकिन शासक कौन था, नवाब कौन था? मुस्लिम। जम्मू कश्मीर में क्या था, जम्मू कश्मीर में आबादी जो है सबसे ज्यादा किसकी थी? मुस्लिमों की आबादी थी। ठीक है, मुस्लिम की आबादी थी, लेकिन शासक कौन था? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह थे शासक। दोनों में ही देखिए उल्टा कॉम्बिनेशन चल रहा है। जिन्ना साहब के दिमाग में ये चल रहा था, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे, कायदे आजम जिन्हें कहते हैं, तो जिन्ना साहब के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर पटेल साहब जो है जूनागढ़ पर आके ये कहते हैं कि भाई जनमत संग्रह करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो जिन्ना साहब भी ये कहते कि भाई ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में भी जनमत संग्रह करवाया जाए, क्योंकि वहाँ भी मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है थोड़ा मैच खा रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पटेल साहब ने साम दाम दंड भेद अपना अपनाया, और किसी प्रकार जो है जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह करवा दिया गया। और जनमत संग्रह द्वारा क्या हुआ कि यहाँ की जो हिंदू जनसंख्या थी वो चाहती थी कि हम भारत के साथ ही मिल कर रहे हैं, और अंततः जूनागढ़ को मिला लिया गया भारत में। फिर आया केस किसका? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर वाले में क्या था कि हरि सिंह पहले ही बोल दिए थे कि भाई ऐसा है, हमें ना पाकिस्तान में जाना है और ना हमें हिंदुस्तान में जाना, हम स्वतंत्र राष्ट्र बन के रहना चाहेंगे। कहा ठीक है, लेकिन पाकिस्तान शांत कहाँ बैठने वालों में से था। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के कुछ कबीलाई क्षेत्र से फिदाइन हमले होने शुरू हो गए, क्षेत्रों को कब्जा करना शुरू किया जाने लगा, और धीरे धीरे इन क्षेत्रों को, ये जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला पार्ट, इन क्षेत्रों तक जो है कब्जा करके काफ़ी तोड़ फोड़ हंगामा ये सब किया जाने लगा। और उस समय जो है देसी रियासतों के लिए जो पटेल साहब के सलाहकार थे उनका नाम था वीपी मेनन। ठीक है, मेनन साहब थे। पटेल साहब ने क्या किया, मेनन साहब को भेजा हरि सिंह से बात करने के लिए, जाइए हरि सिंह से बात कीजिए, है ना। और हरि सिंह से बात करके उन्होंने कहा, मेनन साहब ने, कि आप चाहें तो इस जम्मू कश्मीर वाले भाग को भारतीय भाग में मिला दीजिए, भारतीय सरकार या भारतीय सेना आपकी पूरी मदद करेगी। लेकिन हरि सिंह तो ऐसा नहीं चाहते थे। हरि सिंह चाहते थे कि नहीं भाई, हम तो ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते ना भारत के साथ मिलना चाहते, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पटेल साहब ने भी कहा चलो इसे इग्नोर करो, देखो आगे क्या क्या होता है। आगे क्या हुआ, आगे देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टेरर अटैक होने लगा, धीरे धीरे वहाँ पर लूट मार दंगे ये सब होने लगे। हरि सिंह परेशान, हरि सिंह ने दिल्ली फ़ोन लगाया, पटेल साहब से बात किया कि भाई आप अपनी इंडियन आर्मी को भेजिए,
हमारी मदद करने के लिए, एक पड़ोसी होने के नाते आपको मदद करना चाहिए। पटेल साहब ने भी बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ मारा कि भाई देखो अभी जस्ट देश आज़ाद हुआ है और इतनी बड़ी विभत्स घटना में हम अपनी इंडियन आर्मी को नहीं झोंक सकते हैं, है ना। अगर देश का कोई अभिन्न अंग रहता तो हम इस पर सोचते। हरि सिंह जो है इशारों में समझ गए पटेल साहब क्या कहना चाहते हैं। हरि सिंह ने अंततः जो है मेनन साहब को बुलाया, फिर मेनन साहब के सामने जो है कश्मीर के विलय पत्र पे सिग्नेचर किया और वो सिग्नेचर करके जो है विलय पत्र मेनन साहब को दे दिया गया। और उसके बाद जो हमारे देश के गृह मंत्री यानी कि पटेल साहब ने अपनी इंडियन आर्मी भेजी और इंडियन आर्मी भेजने के बाद जो है फिर यहाँ पर श्रीनगर में इंडियन आर्मी यहाँ पे पहुँचा और श्रीनगर में लैंड किया हमारा इंडियन आर्मी और धीरे धीरे फिर इस क्षेत्र को जितना हो सके कब्जा होने से रोका। दोस्तों ये वही लाइन है जो आज भी सिरदर्द बनी हुई है हमारे लिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, आज भी पाक अधिकृत कश्मीर इन चोरों ने अपने पास रख रखा है, ठीक है। और हमारे पास जो है ये वाला भाग है, इसके नीचे वाला भाग, ठीक है दोस्तों। तो ये था कुछ जम्मू कश्मीर का, लेकिन याद रखिएगा कि हरि सिंह ने जो विलय पत्र पे साइन किया था उसके अनुसार क्या था कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन ये कब्जे से कब्जाया हुआ, मतलब धोखे से कब्जाया हुआ जमीन है, यानी भारत जब चाहे वो ले सकता है इसको, ठीक है। इसके लिए कोई विशेष बहस की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा वॉर जैसा कंडीशन हो सकता है, लेकिन खैर वो भारतीय सरकार पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 रियासतें थे, पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। अंततः इन्हें भी मिला दिया गया और आज जो है आप देख सकते हैं पूरे अखंड भारत को, ठीक है। वैसे अखंड भारत तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अखंड भारत देखने के लिए काफ़ी बड़ा है और उसमें कई पार्ट्स आ सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद इन रियासतों को मिलाने के बाद भारत परिपूर्ण रूप से आज जो वर्तमान में देख रहे हैं उतना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका जो है भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक का संघ और उसका राज्य क्षेत्र टॉपिक। और कल जो है मैं नागरिकता के ऊपर जो है वीडियो लेकर आऊँगा, इसे आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और नागरिकता के बाद फिर मौलिक अधिकार से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाया कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, आराम से सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर मैं वीडियो लाता रहूँगा और आप लोग देखिए अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।